ये भाईचारा जो हमारा ख़त्म हो रहा है, ये शायद देश को भी ख़त्म कर दे। मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा जी। आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि सर पानी अभी ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था। जी। सिविलियन की और सैनिक की, तो इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क रहता है? किसी भी चीज़ में किसी ने टाइम दे दिया भाई इतने बजे वहाँ होगा, लेकिन सैनिक हमेशा टाइम पर पहुँचेगा। सिविल वाले 1-1, 2-2 घंटा लेट आने के बाद भी बोलेंगे टाइम से आए हम। देश के हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए, तो इसे किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा है, ताकि हर एक आदमी, हर एक बच्चा तिरंगा लेके तिरंगे पे गर्व महसूस करे। याद आती है परिवार की सरहदों? परिवार की तो याद आती है। आजकल तो फोन सिस्टम है, वीडियो कॉल भी करते हैं लोग, लेकिन पहले तो जब हम थे तो पत्र से ही काम होता था। शादी होते ही कई दफ़ा सरहद से चिट्ठी आ जाती है। जब सैनिक घर से निकलता है तो उसके माइंड में क्या चलता है? आदमी सोचता है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने परिवार के साथ, उस परिवार के साथ मिलूं और उस परिवार में अपना योगदान दूं। मेरे पिताजी भी थे सेना में, मेरे दादा भी सेना में था और मेरा बेटा भी सेना में है। हर 10वां आदमी हरियाणा से है। जी। तो चाहते हैं आप लड़ाई में शहीद हुओं की नफरी भी देखेंगे तो ज़्यादा इस एरिया के आदमी मिलेंगे आपको। देखो देशभक्ति का तो वैसे पहले हमारा जो एरिया है यहाँ हरियाणा का और खासकर रोहतक का, कभी से ही सेना में ज़्यादा है। आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश हर साल इसे जश्न के तौर पर मनाता है। आज हम ये जश्न मना पा रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि आज हम अपने घर में सुरक्षित एवं स्वतंत्र महसूस करते हैं। देश के उन वीर सपूतों के बलिदानों की आज कहानियां हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़े हैं कर्नल RS मलिक जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गरिमा टाइम्स पर। धन्यवाद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन राजबीर सिंह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गरिमा टाइम्स पर। थैंक यू। सर आपने सेना में कितने साल दिए हैं, क्या अनुभव रहा? मैं सेना में 34 साल नौकरी करके 1997 में रिटायर हुआ था। जी। उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए 10-12 साल के लिए MD यूनिवर्सिटी में भी काम किया, पर मैंने जो देखा कि सेना का माहौल है वो यहाँ के माहौल से एकदम दूसरा है और उसका अपना एक्सपीरियंस है, अपना मज़ा है। यहाँ के काम का अपना एक्सपीरियंस है, अपना मज़ा है। सेना में बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने सेना में लगभग 30 साल नौकरी किया। जी। अच्छा, आप सर स्वतंत्रता से पहले जन्मे हैं, उस समय देश का क्या माहौल था और आज देश के माहौल का कंपैरिजन करें तो किसे बेहतर मानते हैं? सुविधाएं आज ज़्यादा हैं, भाईचारा उस समय बहुत ज़्यादा था। जी। जो उस समय भाईचारा था, मैं एक गांव का जन्मा हूँ। जी। सब जातियाँ उसके अंदर रहती थी, मुस्लिम भी थे, हम हिंदू भी थे। आज के दिन उसमें कोई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू ही है। जी। पर हमारा भाईचारा बहुत ही अच्छा और सौहार्द रहता था। जी। तो वो एक डिफरेंस मैंने आज देखा है। आज वो भाईचारा नहीं है। कई मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे दूसरे धर्म की निंदा होती है, उसको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, वो गलत है। जी। अब भावुक हो गए हैं, ऐसी क्या याद अभी आ गई आपको? ये भाईचारा जो हमारा ख़त्म हो रहा है, ये शायद देश को भी ख़त्म कर दे। अभी ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था। जी। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा हूँ, मुस्लिमों के बीच में रहा हूँ, श्रीनगर में रहा हूँ। इतना माहौल ख़राब वहाँ नहीं था कभी भी, जो अब यहाँ पर देश में हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? क्या आपसी भाईचारा कमज़ोर है? कुछ इसको पॉलिटिशियन बढ़ावा दे रहे हैं, इस भाईचारे को जी ख़राब करने को, माहौल को कुछ पॉलिटिशियन बढ़ावा दे रहे हैं और एक पॉलिटिक्स में उभरने का तरीका ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से करूं। मैं हिंदू हूं तो मैं
हिंदुओं को अपनी तरफ कर लूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिमों का ठेकेदार बन जाऊँ, उनको अपनी तरफ कर लूँ। ये माहौल ख़राब जो किया जा रहा है ये पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादा है। जी। देश में जहाँ पर बाकी रहते हैं उनमें आपस में इतना नहीं है। जी, तो क्या आप मान रहे हैं कि इंसानियत मर चुकी है? बिल्कुल, इंसानियत ख़त्म हो रही है और एक दूसरे के लिए जो पहले सहनशीलता थी, एक दूसरे के धर्म की जो पहले सहनशीलता थी वो नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई में आप देखिए सबसे पहला परमवीर चक्र कौन है? अब्दुल हमीद। आज हमारी मुस्लिमों की कितनी आबादी है? क्या वो सारे ही अपने देश के दुश्मन हैं? जी। क्या उनमें देश के प्रति भावना नहीं है? लड़ाई के मैदान में वो भी उतना ही भाग लेते हैं। हमारी ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, मानी हुई रेजिमेंट मानते हैं, उसमें आधे आदमी मुस्लिम हैं होते हैं और उसको सबसे मुश्किल जगहों पर भेजा जाता है। उसके अंदर जाट और मुस्लिम ही होते हैं। जो सबसे टफ एरिया होता है उसके अंदर भेजा जाता है और वो उनकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहती है। तो ये एक गलत चीज़ परंपरा शुरू हो गई है देश में, जिसको रोकना चाहिए। रोक कौन सकते हैं? रोक तो ये पॉलिटिशियन ही सकते हैं, क्योंकि क्रिएट ये कर रहे हैं। कैसा वहाँ अनुभव रहा? कोई ऐसी याद जो अभी भी आपके जहन में जिंदा हो? नहीं, अलग अलग पोस्टिंग जाते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे मैंने यहाँ NSG कमांडो में भी किया है, एक पोस्टिंग यहाँ भी काटा है मैंने, और JNK में भी, अरुणाचल में भी सर्विस किया है, इधर राजस्थान में भी किया है। अलग अलग जगह के लड़ाई के तौर तरीके अलग अलग अनुभव होते हैं वहाँ तो। अच्छा सर, 1965 की लड़ाई में भी आप शामिल रहे थे, उस लड़ाई में किस तरह का अनुभव रहा? 1965 की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई रही थी। मैं उस समय पठानकोट में था। जी। हमारे देश की तीनों सेनाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 71 की लड़ाई का तो एक आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन था। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान आप सेना में थे। हाँ जी, तो उस समय क्या माहौल था? उस समय माहौल वैसे सिविल भी जो लड़ाई हो जाती है ना, देश आर पार की लड़ाई होती है, उसमें पब्लिक समर्थन बहुत करती है। जी। हाँ, सेना में जो छुट्टी पर थे बंदे, छुट्टी काट के जा रहे हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपके परिवार में कोई फौज में? अभी मेरे परिवार में फौज में मेरे भाई के लड़के हैं। जी। मेरी 2 बेटियां हैं, तो ना बेटियां फौज में ना उनके दामाद फौज में। अच्छा। तो पर मेरे भाई के 2 लड़के हैं वो फौज में। अभी सेना में एक तो मेरा बेटा ही है और एक मेरे भाई का। मेरे परिवार से अभी 6 सदस्य सेना में हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उन्हें क्या सोच? मेरे पिताजी भी थे सेना में, मेरे दादा भी सेना में था और मेरा बेटा भी सेना में है अभी। सर, आपने जैसे बताया आपके दादा, आपके फादर सेना में कार्यरत रहे थे, तो बात की जाए आज़ादी से पहले देश का क्या माहौल था और आज देश का माहौल क्या है, इस बारे में कोई बात हुई हो आपकी? आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस से भी मिले हुए थे हम, उन्होंने बताया था हमारे को, उनसे भी मिले थे हम। बोला उस टाइम जो ये टेक्निकल हथियार वगैरह भी कुछ नहीं थे, वो सिंगल शॉट से चलने वाली गोलियां होती थी, तलवारों से, लाठियों से भी लड़ते थे। अच्छा। हाँ, और जब आज़ादी का वो होया था ना, तो उस टाइम भी कुछ देश में काफ़ी गदर हुआ था। वो मुस्लिमों का उधर जाना, हिंदुओं का इधर आना, काफ़ी मारकाट होती थी। उसके बारे में भी जो बड़े बुजुर्ग थे वो बताते थे हमारे को। बोले ऐसे होते थे, यहाँ से चलते थे, मारकाट होगी, वहीं पहुँच जाते थे मारने के लिए किसी को भी। मुस्लिम उधर से मुस्लिम मारते थे, इधर से ये मारते थे, काफ़ी गदर देखे हुए बताते थे। बड़े जो बुजुर्ग थे वो सब बातें बताया करते। जब एक सैनिक सरहद पर होता है तो क्या तब परिवार की याद नहीं सताती? एक तो वहाँ पे आपकी अपनी कमिटमेंट इतनी होती है और आप जिस माहौल में रहते हो वो पारिवारिक माहौल हो जाता है। जी। अच्छा सर, टेक्सास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लौटा एक युवक जिसका नाम नवीन जिंदल था, उसने मन में ये ठाना था कि देश के हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए, जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी 2004 को सुनवाई भी हुई थी कि हर नागरिक को ये अधिकार है। तो इसे किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। देश की भावना एक देश के प्रति लोगों में जागेगी। जी। अच्छा है।
परिवार की तो याद आती है। आजकल तो फोन सिस्टम है, वीडियो कॉल भी करते हैं लोग, लेकिन पहले तो जब हम थे तो पत्र से ही काम होता था। लेटर डाल दिया, लेटर का जवाब कितने दिन में आएगा, एक लेटर हमने वहाँ से डाल दिया, घर पहुँचेगा, घर वाले फिर लिखेंगे, तब जवाब मिलता था। आजकल तो सेकंडों में जवाब मिलता है, आजकल तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर घर तिरंगा जो मुहिम सरकार द्वारा चलाई गई है, इसे किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। फोर्स नहीं कर रहे हम किसी को जी, पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज़रूर लगाना चाहिए। साल में एक दिन तो अपने देश को याद करो। मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा होगा 15 अगस्त पे, अभी चल रहा है वो प्रोग्राम। चाहिए भी तो देश के हर नागरिक को अपनी भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए। अभी जैसे कई बार ये मुस्लिम भी बोलते हैं ज़बरदस्ती हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो वो भारत के नागरिक होते हुए हर नागरिक को चाहिए इसके बारे में आज़ादी का तिरंगा फहराना। एक बार एक वीडियो वायरल आया था, एक किसी लड़की ने गाड़ी से चलते हुए तिरंगा फेंक दिया था, ऐसे नीचे गिरा दिया था, और वो एक फौजी ने आके उसको थप्पड़ लगाया, बोला तूने मेरे को थप्पड़ लगाया, मैं डीएम की बहन हूँ। वो डीएम ने आके उसी लड़की को ही थप्पड़ मारा था कि तूने तिरंगे का अपमान क्यों किया है। तो तिरंगे का अपमान करने वाले को तो बस पीट भी देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो शौर्य चक्र आपको मिला है, कैसा महसूस करते हैं? ये तो गौरव का पदक है जी। मैं JNK में था, RR राष्ट्रीय राइफल नहीं है जो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं जी, वहाँ पोस्टिंग था। वहाँ पर हमारे को खबर मिली थी रात को कि ऐसे ऐसे 12 उग्रवादी हैं जिसमें 10 जेंट्स हैं और 2 लेडीज हैं, उनकी मीटिंग होनी है। जगह हमारे को बता दी गई, वहाँ जगह पर आपने रेड करनी है जाकर। उसका घेराव किया गया चारों तरफ से, और हम जो बीच में लड़ने वाली पार्टी में हम थे, हमारी कमांडो प्लाटून थी, वहाँ हमने उन रेड किया, लेकिन वो उस जो मीटिंग होनी थी उस जगह से निकल कर भाग लिए थे। फिर हमने खेतों में उनके ऊपर घेरा डाल के जब उनको मारा, करीब हमारी 3.5 घंटे फाइट चली थी, तब 10 उग्रवादियों को मारा गया था। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इसके क्या मायने मानते हैं? ये सिर्फ अपने वो दिन होता है जी, जो अपने आदमियों ने अपनी देश की स्वतंत्रता पाई और स्वतंत्रता के बाद इसकी रक्षा की, उनको एक श्रद्धांजलि देने का दिन है जी, उनको याद करने का दिन है। अच्छा सर, रोहतक से कई युवा सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, बहुत जाते हैं। ऐसा क्या जज्बा है, क्या भावना है जो माताओं को अपने इस मिट्टी के अंदर, रोहतक या पूरी हरियाणा की मिट्टी के अंदर, जी, राजस्थान भी जी जी, कुछ पार्ट है, यूपी का भी, वैसे तो पूरे देश में ही है, पर यहाँ के लोग डिफेंस फोर्सेज में ज़्यादा जाना चाहते हैं। हर 10वां आदमी हरियाणा से है जी, तो चाहते हैं। आप लड़ाई में शहीद हुओं की नफरी भी देखेंगे तो ज़्यादा इस एरिया के आदमी मिलेंगे आपको, ज़्यादा आदमी इसी एरिया में मिलेंगे, हरियाणा के। देखो देशभक्ति का तो वैसे पहले हमारा जो एरिया है यहाँ हरियाणा का और खासकर रोहतक का, कभी से ही सेना में ज़्यादा है, तो दर पीढ़ी दर चला भी आ रहा है, देश सेवा का जज्बा दर पीढ़ी दर चला भी आ रहा है। और बहुत से ऐसे युवा हैं जिसमें कितना भी टैलेंट हो वो फिर भी देश सेवा में जाना चाह रहे हैं। बहुत बच्चे, हम कई बार स्टेडियम में भी मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, मैं भाई ऐसा क्या है, तो वो बताते हैं जी मैंने इतनी ग्रेजुएशन कर रखी है। मैं इतनी ग्रेजुएशन के बाद तो आप कहीं भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, बोला नहीं जाना सेना में है। तो वो देशभक्ति की भावना है उसके अंदर, देश सेवा का जज्बा है उनके अंदर, इसलिए वो जाना चाहते हैं। सरहदों पर युद्ध से पहले और युद्ध के बाद क्या माहौल रहता है, क्या आपस में बातचीत होती है? सरहद पर जैसे लड़ाई के लिए तनाव हो जाता है, उस टाइम पार के सैनिकों से कोई बात नहीं होती। और अगर युद्ध से पहले की बात करें? युद्ध से पहले तो अभी जैसे ये बॉर्डरों पे पंजाब में है, यहाँ पर बॉर्डरों पे ये तो आपस में बातचीत होती है, लेकिन ये यहाँ पर होती है BSF, और जो LOC JNK में है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ कोई बातचीत नहीं होती, वहाँ तो आपस में देखते ही मार देते हैं। सरहद पर स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? गाने बजाने सब उसी तरीके से होते हैं जैसे यहाँ पर होते हैं, चाहे वो सरहद पर हो चाहे यहाँ पर हो। रिस्ट्रिक्शन या अड़चन नहीं महसूस की जाती कि मैं बॉर्डर पे हूँ तो इसको ना करूँ। और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, क्योंकि 15 को हमारा है तो 14 को पाकिस्तान का भी है जी,
वो हमारे साथ छेड़खानी नहीं करते, हम उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। वो दिन एक सौदे का दिन है, तो एक दूसरे की इज्जत करते। जो ड्यूटी पर पोस्टों में बैठे होते हैं वो अपने पोस्टों को संभालते रहते हैं। बाकी जो बचे हुए रिजर्व बंदे हैं वो सब एक जगह, बटालियन हेडक्वार्टर होता है छुपाओ में पीछे, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ आराम से आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। अच्छा। पार्टी होती है, पूरा प्रोग्राम होता है, खाना पीना सब कुछ होता है। अच्छा, कैसा प्रोग्राम रहता है? प्रोग्राम बहुत बढ़िया करते हैं वहाँ, ड्रिंक भी इशू कर देते हैं। अच्छा। लेकिन होगा दिन में ही, रात रूत में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो समय निर्धारित होता है उसका? हाँ, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो है ना, जो भी प्रोग्राम होगा दिन दिन में होगा। रात में कोई माहौल नहीं होता, ना कभी पार्टियां होती, ना कोई इशू होती, लीकर वगैरह कोई इशू नहीं होती, सब दिन दिन में होता है सब काम। अच्छा, सेना में अग्निपथ योजना लागू की गई है, उसे किस तरह देखते हैं? क्या वो लाभकारी है या हानिकारक है? वैसे तो जब इसको इस्तेमाल करेंगे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ही पता लगेगा। तो मुझे लगता है शायद ये लड़ाई में उतनी कामयाब या सफलता इसमें ना मिले जो वैसे हमारे लड़के लेते हैं, कि 4 साल के बाद शायद कोई लड़ाई होगी, एकदम 4 साल के बाद कोई लड़ाई होगी तो शायद परफॉर्मेंस आदमी की उतनी बढ़िया ना रहे जो आज है। देश की सेना में जो आगे आने वाली कमियों में तो ये है, ये जो अग्निवीर शुरू किया है, हम तो इसका समर्थन नहीं करते। क्योंकि इस 4 साल के ड्यूरेशन में तो एक सैनिक तैयार भी नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए जी। उसमें 4 साल में तो अनुशासन की भावना आएगी, लेकिन किसी आर पार की लड़ाई के बारे में भी 4 साल में कुछ नहीं सीख सकता। वो कम से कम भी 8 साल सैनिक का अनुभव लेता है, तब वो लड़ाई के बारे में सीखता है। जी जी जी। 4 साल में तो कोई खास सीखने का मौका नहीं, बल्कि जो सैनिक ये समझ लेगा 2 साल बाद भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो आधे काम भी नहीं करेगा। मेरे 2 साल बचे, मैं तो कुछ नहीं करना है, तो उसमें थोड़ा ढीलापन भी आएगा जी। और इससे फिर थोड़ा भ्रष्टाचार की भी संभावनाएं हैं आगे। जो अग्निवीर किया है 4 साल में, उसमें भ्रष्टाचार की भी भावना आ जाए, क्योंकि आगे ये है अपने देश में तो भ्रष्टाचारी वैसे भी है, इसको ख़त्म करना बहुत ही कठिन काम लग रहा है हमारे को भी जी। क्योंकि किसी जवान का अगर मान लिया आगे परमानेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो किसी से फिर वो बोलेगा मेरा सिलेक्शन करा दो, मैं इतने पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भ्रष्टाचारी से ज़्यादा ही बढ़ेगी। मेरे को तो लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी सेना में। देश में तो पहले से ही है, सेना में और भी बढ़ जाएगी। है तो हर जगह भ्रष्टाचारी में कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं है हिंदुस्तान में। सर, कुछ समय पहले कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई थी जिसमें सैनिकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि उनका सेना में शोषण होता है, उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता। इसके साथ आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ नहीं रखता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जी कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने देखभाल करनी है तो मैंने सब उन्हीं की देखभाल करनी है जी। उन्होंने लड़ाई में मेरे को बचाना है, आगे तो अफसर होते हुए मेरे को चलना है, पर मैं अकेला अफसर कुछ नहीं करूँगा। मुझे बचाने वाले वो 800 आदमी हैं, एक पलटन के अंदर 800 आदमी होते हैं, अफसर 22, 23, 24 होते हैं। अफसर खा भी लेते हैं तो कितना खा लेंगे, एक के हिस्से में कितना खा लिया, अगर किसी ने खा भी लिया तो, नहीं तो वो पेट तो उतना ही है ना जी, जितना सिपाही का है उतना ही अफसर का है, उसमें जाएगा कितना फालतू। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आदमी डिसग्रंटल्ड हैं जो वो अपने घर में भी सेटिस्फाइड नहीं होते, अपनी बीवी से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनको करीब करना एक उनकी आदत में शुमार हो जाता है, पर ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। कई ऐसी जगह भी हैं भारत में बात की जाए तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस दौरान कैसा माहौल रहता है? हाँ है ना, सियाचिन ग्लेशियर में तो हमेशा ही रहती है जी। वो तो वहाँ तो गर्मी के महीने में बर्फ पर सोना होता है। मैं भी गया था वहाँ, 6 महीने रह के आया था सियाचिन ग्लेशियर में। तो पूरा बर्फ होता है, वो बर्फ पर ही रहना, सोना, खाना पीना सब काम बर्फ पर ही रहता है। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सैनिक अंडा तोड़ रहे थे और अंडा तोड़ने टूटा भी नहीं था, वो पत्थर हो रखा था। हाँ होता है ऐसे। तो वहाँ खान पान कैसा रहता है? खान पान ऐसा नहीं, जो चीज़ होती है वहाँ उनको पहले गर्म पानी में छोड़ते हैं। ऑल टाइम गर्म पानी अवेलेबल होता है अपने, वो केरोसिन ऑयल जाता है उससे अपने करते हैं गर्म।
और जो भी चीज़ होगी खाना पीना बनाने से पहले, जैसे सब्जी होती है वो भी इतनी टाइट होती है, जैसे आप बोले ना अंडा होता है, हाँ जी, उसी तरह से होता है। उसको पहले गर्म पानी में डाल लेंगे, उसके बाद कटिंग होगी उसकी, तब सब्जी बनाई जाएगी। अच्छा सर, देश की सरहदों पर किस तरह का काम होता है ताकि आम नागरिक घर में सुरक्षित रह सके? हर एक यूनिट का एक एरिया होता है कि तेरी यूनिट का ये 17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर का फ्रंट है जी। उस फ्रंट के ऊपर डिफेंस बनाई हुई हैं। उसके ऊपर एक होता है मोर्चे हैं, एक होती है पेट्रोल चलती है कि पेट्रोल का मतलब 10-12 आदमी या 15-16 आदमी होके उस एरिया को कवर करते हैं। और फिर वो ये देखते हैं कि कहीं दूसरी साइड के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही कि जो कल हमको नुकसान कर दे, कि हर एक आदमी 24 घंटे तो वहाँ नहीं बैठ सकता, तो हर एक का रेस्ट करने का टाइम है, हर एक का खाना है, खाना कैसे पहुँचना है, तो ये सब चीज़ें एक ड्रिल सेट है, ड्रिल चली हुई है, उसी ड्रिल को इंश्योर किया जाता है कि वो ठीक हो। युद्ध होता है तो युद्ध के समय कोई सैनिक शहीद होता है तो सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है? देखो, जिसके आप यहीं से लगाओ, एक परिवार का सदस्य जब अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो परिवार पे कितना असर पड़ता है, ऐसे ही सेना में है। सेना में जिस टुकड़ी के अंदर से शामिल होता है उसके ऊपर तो काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन जो साथ वाले हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, जो पुराने एक्सपीरियंस वाले हैं, सबके मनोबल को बढ़ाते हैं। उस शहीद को बॉडी को पीछे निकाल दिया जाता है और आगे की कार्रवाई को ऐसे कैसे रखते हैं। जिस ऑपरेशन में मेरे को शौर्य चक्कर मिला था उसमें भी ऐसे ही मेरे साथ बड्डी खड़ा था, वो शहीद हो गया था और आधा घंटे तक पूरा शांत माहौल हो गया था। उस टाइम समझो मिलिटेंट भी छुपे हुए हैं, उन्होंने भी गोलियां नहीं चलाई, हमने भी नहीं चलाई, ऐसा माहौल हो गया था चुपचाप। हमारी टुकड़ी के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा था, लेकिन मैं भी उसमें सीनियर हवलदार था उस टाइम तो मैं, और हमारा प्लाटून कमांडर था, साथ वाले दूसरे अधिकारी भी थे, उन्होंने आगे पूरी टोली को इकट्ठा करके मनोबल को बढ़ाया और आगे कार्रवाई की। बचे हुए उग्रवादियों को बाद में मारा गया था। पहले उस जवान को लगी थी गोली, उससे पहले तो 3 ही उग्रवादी मरे थे, 7 को हमने बाद में मारा था। लेकिन मोराल को ऐसे बढ़ा दिया जाता है, साथ वाले हैं। सर, जब कोई सैनिक शहीद होता है तो एक भी आंसू आंखों से नहीं निकलता, इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाते हैं? ये तो देखो, कोई उसके पास वाला जो बंदा होता है ना, उसको तो आंसू आते आते रुकते हैं, वो अंदर से ऐसे भर जाता है। लेकिन हिम्मत ऐसी हो जाती है, जोश और जज्बा होता है, भाई शहीद तो कभी से ही होते आ रहे हैं सेना में, बहुत बड़ी पीढ़ियों से, कभी आज़ादी से पहले भी, अभी भी लगातार, आजकल भी जे.एंड.के में शहीद हो जाते हैं। ये तो उन्होंने पक्का दिल करना पड़ता है। अभी मैं वो बताता हूँ ना, जैसे मेरे साथ वाला जवान आर में शहीद हुआ था, मेरे पास में खड़ा हुआ था, मैं देखा इसको गोली लगी, उसको उठा के हम बाहर भी ले गए हैं, सब काम किए हैं, लेकिन अंदर से तो दिल भरता ही है, बाहर आंसू भले ही नहीं आओ। लेकिन मैं उस जवान के घर गया, उसकी माँ के कंधे के लग के रोया था, तब आंसू आए थे मेरे को। बाकी सेना में जब टुकड़ी में रहते हैं तब कोई आंसू नहीं आया। अच्छा सर, आज के युवा सेना में भर्ती को अधिक तवज्जो नहीं देते, कॉर्पोरेट जॉब्स को देते हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? शायद कॉर्पोरेट में पैसा ज़्यादा है, ज़रूर है, पर सेना में भी लालसा लोगों की उतनी ही है। हम ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ का कॉर्पोरेट वाला काम है, सेना का सेना वाला काम है, दोनों काम अच्छे हैं और दोनों ही काम ज़रूरी हैं। कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है, सेना को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, दोनों का सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क हो सकता है कि उसको 10 रुपये फालतू मिलते हैं, उसको 10 रुपये कम मिलते हैं जी। तो वो एक है, आपके ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, यहाँ पर भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ पर भी, वहाँ पर ज़रूरतों से थोड़ा फालतू मिल जाता है। देखो, जिसमें देश सेवा का जज्बा होता है ना, वो उस साइड में जाने की शुरू से ही कोशिश नहीं करता है। वो शुरू में छोटे बच्चे से बात करते हैं, उसमें अपनी देश सेवा की भावना है, तो वो शुरू से उसी लाइन को पकड़ लेता है। बहुत हैं ऐसे लड़के जिसमें टैलेंट होते हुए भी दूसरी साइड में नहीं जाते। जिसमें देशभक्ति की भावना नहीं, वो शुरू से ही लाइन पकड़ जाता है, मैं तो फौज में जाना ही नहीं है। तो इतना ही फ़र्क है, बाकी मुझे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखाई देता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कर्नल RS मलिक जी, ये थे हमारे साथ कैप्टन राजबीर सिंह,
ऐसी वीर गाथाओं को, ऐसे वीर सपूतों को हम सलाम करते हैं। गरिमा टाइम्स परिवार की ओर से आपको एवं आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।